कल हम लोगों ने बात की थी बल, आपराधिक बल और हमला, इसकी बात की थी, इसको रिफ्रेश किया था। बात तो हम लोग पहले भी कर चुके थे, जब स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से हमला सेक्शन 71(2) वो तो पढ़ रहे थे, उसकी बातचीत चल रही थी, तब भी वो सारी बातें हुई थी। लेकिन चूंकि अब बल, आपराधिक बल और हमला क्रमानुसार जो अध्ययन का क्रम है उसके मुताबिक अब यहां पर आ गया, इसलिए कल उसे रिफ्रेश किया था। और कल हम लोगों ने कहा था कि हमले और धमकी, इसके बीच फर्क है। धमकी अलग बात है और हमला बिल्कुल अलग बात है। दोनों को एक बात नहीं समझा जा सकता। धमकी में कोई तैयारी नहीं होती, सिर्फ कोरी धमकी होती है, और कोरी धमकी होने के कारण संभव है जिसे धमकाया जा रहा है उसमें कोई धमक इस धमकाने वाले की पैदा भी ना हो। और जो सामान्य जीवन है उसमें अक्सर ऐसा दिखाई भी देता है कि कोई धमक धमकाने वाले की उसमें पैदा भी नहीं होती जिसे धमकाया जाता है। लेकिन हमला तैयारी से समर्थित है, हमले में तैयारी है, और यह तैयारी सामने वाले के मन में उस जोखिम की युक्ति संगत आशंका पैदा कर रही है जिसके लिए यह तैयारी की गई है। तैयारी दर्शित कर रही है कि जो हमलावर हो रहा है वो सामने वाले पर आपराधिक बल, यहां ठीक है, आपराधिक बल का प्रयोग करने ही वाला है। यानी उसने तैयारी इस स्तर तक की है कि इस जोखिम के संबंध में एक युक्ति संगत आशंका उस व्यक्ति के मन में पैदा हो जिसके प्रति यह तैयारी की गई। तो एक गुणात्मक अंतर, एक गुणधर्म पर आधारित अंतर, यह धमकी से हमले को अलग कर देता है। इसलिए धमकी को हमला समझने की भूल नहीं की जाएगी, और यह बात अभी और सुसंगत हो जाएगी जब व्यापरण और अपहरण इसकी बात चलेगी। क्योंकि व्यापरण में कहेगा कि 16 वर्ष से कम आयु का नर और 18 वर्ष से कम आयु की नारी, और अपहरण के लिए कहेगा ये किसी भी आयु वर्ग का हो सकता है। तो किसी भी आयु वर्ग का हो सकता है, इसका मतलब अवयस्क का भी अपहरण हो सकता है। इसका अर्थ तो ये निकला भाई, जब अपहरण किसी भी आयु का आदमी हो उसका हो सकता है। हां, व्यापरण के साथ जरूर शर्त लगी हुई है, या तो विकृत चित्त का और या फिर अवयस्क का, और अगर स्वस्थ चित्त का है तो भारत की सीमाओं के परे होना चाहिए। भाई अगर स्वस्थ चित्त है और वयस्क है तो उसका भारत की सीमाओं के परे होना चाहिए। लेकिन अपहरण के संबंध में तो कोई शर्त लगी नहीं, और यह आप खूब याद भी करते हैं कि अपहरण किसी भी आयु वर्ग के आदमी का हो सकता है। उसने यह नहीं कहा अपहरण की डेफिनेशन में कि जो लोग व्यापरण किए जाने वाली आयु से संबंधित है उन्हें छोड़कर शेष का अपहरण हो सकेगा। यह शब्दावली नहीं है। जो शब्दावली है वो शब्दावली कहती है कि अपहरण किसी भी आयु के आदमी का हो सकता है। और जब आप डिफरेंस व्यापरण और अपहरण में करते हैं तो यही डिफरेंस करते हैं हम कि व्यापरण विकृत चित्त या अवयस्क का होगा, और अगर स्वस्थ चित्त और वयस्क का होगा तो उसे भारत की सीमाओं के बाहर ले जाया जाएगा। और जहां तक अपहरण का सवाल है तो वो किसी भी
आयु वर्ग के व्यक्ति का हो सकता है, तो इसमें किसी भी आयु वर्ग में तो आपका अवयस्क ये भी आ गया। इसके मतलब ये मान्यता गलत है कि व्याकरण, ठीक है, ये अवयस्क का ही होगा, या यूं कहें कि ये मान्यता तो ठीक है कि व्याकरण अवयस्क का होता है, लेकिन ये मान्यता गलत है कि जो अवयस्क है उसका अपहरण हो ही नहीं सकता। ये मान्यता गलत है। क्यों? क्योंकि व्याकरण की डेफिनेशन आयु के अतिरिक्त बहुत सारी चीजें लिखती है, वे भी होनी चाहिए। किसमें? उस व्यवहार में जिसे आप व्याकरण का नाम दे रहे हैं। अगर उस ट्रांजैक्शन की कोई एक चीज ये उस ट्रांजैक्शन में मौजूद नहीं है, तो आप उसे व्याकरण कैसे कहेंगे? क्योंकि क्रिमिनल लॉ तो जो लिखा है वो होगा। क्रिमिनल लॉ में आप कुछ जोड़ नहीं सकते, कुछ घटा नहीं सकते। जो कुछ लिखा है बस वही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं। तो व्याकरण की जो स्थितियां हैं वो सारी की सारी अगर मौजूद नहीं है, तो आयु व्यक्ति की क्या है, इसके आधार पर आप व्याकरण थोड़ी कर देंगे। व्याकरण एक कठोर किस्म की स्थिति है, और जितनी कठोरता अपराध में होगी, उसका आरोप लगाने के संबंध में उतनी ही सतर्कता ये बरती जाएगी। सतर्कता और गंभीरता ये परस्पर समानुपाती होती है, ठीक है। अगर परिणाम बेहद गंभीर होने हैं तो सतर्कता का जो स्तर होता है वो अधिक होता है, और परिणाम अगर मामूली होने हैं तो सतर्कता निम्न स्तर की या निम्न कोटि की भी हो तो भी बात बन जाती है, तो भी काम चल जाती है। इसी को सम्यक सतर्कता इस नाम से जाना जाता है कि गंभीरता के अनुपात में सतर्कता, गंभीरता के अनुपात में सतर्कता, इसे एक शब्द में कह देते हैं सम्यक सतर्कता। क्योंकि कानून के जो ड्राफ्टिंग का ढंग होता है वो क्या होता है? ब्रेविटी, संक्षिप्तता ये होनी चाहिए, और संपूर्णता ये भी होनी चाहिए। तो बजाय ये कहने के कि गंभीरता जितनी होगी उसके अनुरूप, उसके अनुपात में आपको सतर्कता बरतनी होगी, ये कह देते हैं कि कार्य के कर्ता को सम्यक सतर्कता बरतनी होगी। यानी गंभीर जो परिणाम हो सकते हैं उनके अनुपात में। तो व्याकरण अधिक गंभीर मामला है, इसलिए व्याकरण के जितने इंग्रेडिएंट्स हैं सबके सब पूरे होने चाहिए, तभी मामला बनेगा, ठीक है। अब व्याकरण के अगर सारे इंग्रेडिएंट पूरे नहीं, हाँ आयु वही है, ठीक है, 18 से कम या 16 से कम, लेकिन सारे इंग्रेडिएंट पूरे नहीं, तो व्याकरण तो नहीं है, व्याकरण अब नहीं है। क्योंकि क्रिमिनल लॉ कहता है सारे इंग्रेडिएंट पूरे होने चाहिए। जब तक वो नहीं है तब तक व्याकरण तो नहीं, यानी वो अपराध नहीं है जिसका आरोप आप लगाना चाहते हो। तो फिर ये क्या है भाई? सवाल ये उठेगा, अब ये है क्या? ठीक है, अब या तो सदोष परिरोध है या अपहरण है, ठीक है, दो ही बातें हो सकती हैं, या तो सदोष परिरोध है या अपहरण है। तो जब हम लोग वहां पहुंचेंगे तो देखेंगे कि ये अपहरण सिद्ध होगा, ये सदोष परिरोध सिद्ध नहीं होगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर जो हम कहना चाहते हैं वो हम ये कहना चाहते हैं कि आप अपनी मान्यताओं के आधार पर अपराधों के होने के संबंध में कोई निष्कर्ष न निकालें। जो डेफिनेशन है
उसी के आधार पर निष्कर्ष निकलेगा। तो धमकी चूंकि अपने में किसी तैयारी को अंतर्वलित नहीं करती, इसलिए हमले को धमकी नहीं माना जा सकता, वो सुभिन्न है, भली प्रकार अलग है। और किस प्रकार अलग है, इस पर कल हम लोगों ने बात की थी कि चूंकि इसमें तैयारी दिखाई देती है और उस तैयारी के कारण जोखिम आपराधिक बल के प्रयोग हो जाने की युक्ति संगत आशंका संबंधित व्यक्ति में पैदा हो जाती है, इसलिए गुण और धर्म इसके आधार पर हमले को हम धमकी से पृथक मानते हैं और यह पृथक ढंग का मामला है। ठीक है, आपराधिक बल के प्रयोग के संबंध में हम लोगों ने देखा था कि जब बल का प्रयोग आप इस ढंग से कर रहे थे कि उस बल प्रयोग से या तो कोई अपराध हो रहा था या जिस पर यह बल प्रयोग हो रहा था उसे क्षति बाधा या क्षोभ यह कारित हो रहा था। इवन जब पिछली बार हम लोगों ने चर्चा की थी तो यह तक बात आई थी कि अगर किसी को आपने जबरदस्ती ब्लड चढ़ा दिया, खून भी चढ़ा दिया जबरदस्ती, तो भी आपराधिक बल का प्रयोग माना जाएगा यदि वो सम्मति देने के लिए समर्थ था और उसने सम्मति नहीं दी थी। क्योंकि डॉक्टर जनरल एक्सेप्शन का फायदा जनरल एक्सेप्शन में जो बताया गया है उसी के अधीन यही तो ले सकता है। अगर व्यक्ति सम्मति देने के लिए समर्थ है तो आप उसकी सम्मति से करेंगे। हां, अगर उसकी सम्मति से आप काम कर रहे हो तो उसे कोई उपहति वगैरह कारित हो तो कोई दिक्कत नहीं आती डॉक्टर के लिए। लेकिन सवाल यह है कि यहां पर तो उसने सम्मति दी नहीं और सम्मति देने के लिए समर्थ था, आपने उसको जबरदस्ती ब्लड चढ़ाया, इसे क्या मानेंगे? बल का प्रयोग। ठीक है, क्योंकि उसमें गति परिवर्तन या गतिहीनता, ठीक है, ये तो आप पारित कर ही रहे हैं, या तो अपनी निजी शारीरिक शक्ति से या वो पदार्थ यानी ब्लड जिस ढंग से स्थित है उसमें गति पैदा करके वो आप जो लगाते हैं ट्रांसफ्यूजन के लिए ब्लड के जो सिस्टम लगाते हैं जो, ठीक है, उससे ब्लड नामक पदार्थ उसमें गति पैदा होती है और गति पैदा होकर वो व्यक्ति में जाता है और उसकी संवेदन शक्ति पर प्रभाव पड़ता है और उसमें गति परिवर्तन, गतिहीनता, ये सारा कुछ हो रहा है। तो इवन यहां तक यानी क्रिमिनल लॉ आपसे अपेक्षा करता है कि बिल्कुल शब्दशः आप उसका पालन करें, अदरवाइज आप उसके दंडिक परिणामों के अधीन होंगे। तो बल, आपराधिक बल और हमला, इसकी बात हुई थी। अब बल, आपराधिक बल, हमला, ये जब विभिन्न स्थितियों में, विभिन्न भाव स्थितियों में, विभिन्न तथ्य स्थितियों में व्यक्ति के ऊपर किया जाएगा तो दंड की मात्रा अलग अलग होनी ही चाहिए। स्त्री की लज्जा भंग करने के आचरण हमला तो वो तो पीछे निकल चुका है, ठीक है, वहां भी एक स्पेशल पर्पस है और उससे आप हमला कर रहे हैं या आपराधिक बल का प्रयोग कर रहे हैं तो फिर ठीक है। आपको सिर्फ हमला करने वाला ये नहीं माना जा सकता क्योंकि स्पेशल पर्पस ये भी है और उस उद्देश्य को विधि मान्यता नहीं देती, वो अवैध उद्देश्य है आपका, उससे आप हमला कर रहे हो। तो आप दो प्रकार के गलत काम एक साथ कर रहे हो, एक तो हमला कर रहे हो, ऊपर से आपका विशेष उद्देश्य भी है, तो वहां स्पेशल दंड की व्यवस्था की गई है। लेकिन अगर सिर्फ हमला कर रहे हो और कोई एग्रावेटिंग सर्कमस्टांस, सिर्फ हमला है, अन्य कोई गुरुतर परिस्थिति ये नहीं है, लेकिन हमला है, हमला है या आपराधिक बल का प्रयोग है और इस आपराधिक बल का प्रयोग या हमला जिसके प्रति किया गया है उसने कुछ किया ही नहीं है। हालांकि इसे कहना अनावश्यक है जब हमने ये कह दिया कि कोई अग्रावेटिंग सर्कमस्टांस नहीं है, कोई गुरुतरकारी परिस्थिति नहीं है, तो इसमें यह बात आ गई
कि उसकी ओर से कोई प्रकोपन, कोई उत्प्रेरण, कोई दुष्प्रेरण कुछ भी नहीं है, कुछ है ही नहीं है। शुद्ध आपकी इच्छा है हमला करने की, और शुद्ध आप अपनी इच्छा से नियंत्रित होकर उसके ऊपर हमला कर रहे हो, तो फिर या आपराधिक बल का प्रयोग कर रहे हो, तो आपको दंड मिलना चाहिए। लेकिन चूंकि अन्य कोई एग्रावेटिंग सर्कमस्टांस नहीं है, इसलिए इस दंड की मात्रा बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्या किया है? तैयारी ही तो की है, या किसी अपराध को करने में बल का प्रयोग किया, तो अपराध को करने में बल का प्रयोग तो सहायक हो गया बल का प्रयोग, मुख्य तो अपराध का करना यह हो गया। यह केवल क्षति बाधा या क्षोभ यह कार्य किया गया, तो क्षति बाधा या क्षोभ इतनी बड़ी बात नहीं हुई जिसके कारण से किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा दंडित किया जाए, क्योंकि दंड भी कृत्य के समानुपाती होना चाहिए। कृत्य और दंड में एक निश्चित प्रकार का संबंध यह होना चाहिए, अदरवाइज उसे दंड नहीं कह सकते, उसे फिर बदला लेना कहेंगे। ठीक है ना? अगर दंड और कृत्य ये परस्पर समानुपाती ना हो, ठीक है, तो फिर दंड को दंड की संज्ञा ये दी नहीं जा सकती, फिर तो बदला लिया जाता है। किसी ने एक थप्पड़ मारा, आपने उसे मार मार के लाठी बिल्कुल निटाल दिया, ये बदला लिया है आपने, दंड नहीं दिया। हालांकि दंड देने का अधिकार तो आपको है भी नहीं, क्योंकि दंड हमेशा पर्सन ऑफ अथॉरिटी वही दे सकता है, आप नहीं। लेकिन चलिए हम एक क्षण को यह मान भी लें कि आपको दंड देने का अधिकार है, तो आप कृत्य के अनुपात में दंड देंगे। ये जिसके प्रति कृत्य किया गया उसकी सामाजिक स्थिति, इसके मुताबिक दंड देंगे। ठीक है ना? आपने प्राइम मिनिस्टर के थप्पड़ मार दिया तो मार डालो, और सामान्य व्यक्ति के थप्पड़ मारा गया तो बोले कि उपाधि है। तो दंड व्यक्ति की सामाजिक स्थिति इसके अनुरूप तो नहीं मिलेगा, दंड तो कृत्य का, जो कर्ता का कृत्य है उसके हिसाब से मिलेगा। और चूंकि आपके साथ ऐसा करने की संभावना है, इसीलिए नियम यह है कि दंड हमेशा पर्सन ऑफ अथॉरिटी देगा, आप नहीं, क्योंकि आपके द्वारा गड़बड़ करने की संभावना है। और पर्सन ऑफ अथॉरिटी चूंकि प्रक्रिया से चुनकर आता है, इसलिए गड़बड़ करना उसके द्वारा भी संभावित है, लेकिन फिर भी वहां संभावनाएं न्यून हैं, और न्यून से न्यूनतम हो जाएं, इसीलिए दंड निर्धारित करने का काम विधायिका, दंड के लिए उपस्थित करने का काम कार्यपालिका, और दंड देने का काम न्यायपालिका। इसीलिए तीनों काम अलग कर दिए। मॉन्टेस्क्यू का विजन यही है कि कहीं निरंकुशता ना आए। तो अगर सिर्फ हमला हुआ है और कुछ हुआ ही नहीं, सिर्फ हमला, अन्य कोई एग्रावेटिंग सर्कमस्टांस नहीं है, कुछ भी और नहीं है, तो फिर मांग जो न्याय करता है कि व्यक्ति को उतना दंड नहीं दिया जाना चाहिए जितना किसी अन्य दूषित मनोस्थिति के व्यक्ति में विद्यमान होने की दशा में उसे मिलना चाहिए। तो ऐसी दशा जबकि सिर्फ हमला किया गया है, अन्य कोई गुरुतरकारी परिस्थिति या अन्य कोई प्रशमनकारी परिस्थिति, मिटिगेटिंग सर्कमस्टांस, क्योंकि आगे जब हम लोग देखेंगे पिछली जो धाराएं थी 348, ठीक है, विशेषकर, और 355, तो 355 और 348 के लिए जो करस्पॉन्डिंग सेक्शन यहां आएंगे, उनमें आप देखेंगे प्रशमनकारी परिस्थितियां, मिटिगेटिंग सर्कमस्टांस। ठीक है, हमला है, नो डाउट है, लेकिन हमलावर ने हमला इसलिए किया है क्योंकि जिस पर उसने हमला किया है उसकी ओर से भी कुछ ऐसा किया गया है जिसके आधार पर
उसके दंड में कमी किया जाना, किसके? हमलावर के दंड में कमी किया जाना न्याय संगत माना जाएगा। तो वो कैसी स्थितियां? प्रशमनकारी, मिटिगेटिंग, जिन्हें अंग्रेजी में कहते हैं, वो मिटिगेटिंग सर्कमस्टांस। तो सारी चीजें आप देखेंगे, इसीलिए कानून को आवश्यक रूप से न्याय संगत कहा जाता है। और इसीलिए कानून के बारे में सोचने की सुविधा आपको नहीं दी गई है, कानून का पालन करने की अपेक्षा आपसे की गई है। कानून के बारे में सोचने की आपको कोई सुविधा नहीं, कानून का पालन करने की आपसे अपेक्षा है। जैसे कुछ बेवकूफ लोग बताते हैं ना कि साहब जो है सिद्धांत का क्या याद करना, जो सिद्धांत को क्या समझना। कानून में सिद्धांत ही समझा जाएगा, क्योंकि कानून के बारे में माना यह गया है कि जितना बेहतर सोचा जा सकता था सोचा गया है। आप सिर्फ पालन करेंगे, आप सोचेंगे नहीं। आप तो पालन अपेक्षित है, जो कहा गया वो करिए। तो आप देखेंगे कि इसमें क्या कहा उन्होंने, 131, ठीक है, 128 में बल को परिभाषित कर रहा था ना, 129 में आपराधिक बल को परिभाषित कर रहा होगा, 130 में हमले को, और 131 में कहता है गंभीर प्रकोपन होने से अन्यथा। गंभीर प्रकोपन नहीं है, मीनिंग देयर बाय कोई गुरुतरकारी परिस्थिति, कोई एग्रावेटिंग सर्कमस्टांस ये नहीं है। गंभीर प्रकोपन होने से अन्यथा हमला करने या आपराधिक बल का प्रयोग करने के लिए दंड। कहता है जो कोई किसी व्यक्ति पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग उस व्यक्ति द्वारा गंभीर और अचानक प्रकोपन दिए जाने पर करने से अन्यथा करेगा। यानी उस व्यक्ति ने जिस पर आपने हमला किया है, जिसके प्रति आप हमलावर हुए हो, उसने कोई प्रकोपन नहीं दिया है, और अगर दिया भी है तो वो प्रकोपन गंभीर और अचानक नहीं है। और अगर प्रकोपन गंभीर और अचानक नहीं है और उसकी ओर से दिया भी गया है, ठीक है, लेकिन गंभीर और अचानक नहीं है, तो फिर आपका प्रकोपन कैसा है? विमर्शित और दिखावटी। ठीक है, विमर्शित मतलब होता है जानबूझकर, खूब विचार पूर्वक जो काम आप करते हो वो विमर्शित काम कहलाता है। प्रकोपन जो उसने दिया वो गंभीर और अचानक इस श्रेणी का नहीं है। कहते हैं कि जब हम आपसे खुश होंगे तो आपका खराब काम भी अच्छा लगेगा, आप खराब करोगे फिर भी अच्छा लगेगा, या उसके प्रति हम कुछ नहीं कहेंगे अगर खुश होंगे, और नाराज होंगे तो आपकी कमियां ढूंढने होंगे। ठीक है, अगर नाराज हैं तो छोटी कमी ये अगर पकड़ ली, ठीक है, तो भी गंभीर दंड ये दे देंगे। ठीक है ना, ये सामान्य मानव स्वभाव है, ये सामान्य मानव स्वभाव है। लेकिन अगर छोटी गलती पर गंभीर दंड दिया है तो गलती प्रकोपित कर रही है हमें, नो डाउट कर रही है, लेकिन मेरा जो प्रकोपन है वो गलती से समानुपाती नहीं है, बल्कि मेरे पूर्व के विमर्श का परिणाम है। ठीक है ना, और वास्तव में हम उतने प्रकोपित नहीं हैं जितना हम स्वयं को प्रदर्शित कर रहे हैं, क्योंकि गलती बेहद छोटी है, हम भी जानते हैं अंदर से कि गलती बेहद छोटी है। तो मेरा प्रकोपन कैसा है? यद्यपि उसकी ओर से छोटी गलती की गई है, लेकिन फिर भी मेरा प्रकोपन कैसा है? विमर्शित और दिखावटी है। ठीक है ना, है, लेकिन विमर्शित और दिखावटी है। हां, उसकी ओर से गंभीर और अचानक है, तब बात अलग है। हां, यह बात उस व्यक्ति पर लागू नहीं होगी जो स्वभाव से क्रोधी है। अब उसे आता ही गुस्सा तेज है, तो फिर क्या किया जाए? वो छोटी और बड़ी का भेद ही नहीं देखता। कहते गुस्सा अंधा होता है, आया तो फिर बस छोटा बड़ा दिखता ही नहीं, क्योंकि दिखना ये आंख का सुख, जो नहीं देख सकता वही तो अंधा है। और आप देखते सिर्फ आंख से ही थोड़ी हैं, ये अलग बात है कि आप मानते ही है कि आप आंख से ही देखते हैं, किसी के भाव आप आंख से तो नहीं देखते। ठीक है, वो तो अनुभव बताता है कि किसी का भाव आपके प्रति क्या है। ठीक, कहते हैं ये
बोल तो बहुत मीठा रहा, लेकिन है बहुत ही नीच, बहुत कमीना आदमी है। तो आंख से तो उसकी अच्छाई दिख रही, उसका मीठापन दिख रहा, आपने कैसे देख लिया कि वो कमीना है? ठीक है, इसका मतलब ही यह हुआ कि देखने का काम सिर्फ आंख नहीं करती है, आप पूरी इंटिटी हैं, आप पूर्ण रूप से जब लगते हैं तभी चीजें दिखती हैं। ठीक है, आपका दिमाग भी इन्वॉल्व होता है, सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, तब दिखाई देता है, तब बात अलग होती है। तो उसकी ओर से कोई एग्रावेटिंग सर्कमस्टांस नहीं है। आपको जो प्रकोपन दिया वो अव्वल तो दिया नहीं गया, अगर दिया भी गया तो वो गंभीर और अचानक श्रेणी का नहीं है, और फिर भी आपने क्या किया है? हमला किया है। वह दोनों में से किसी बात के कारावास से जिसके बदले 3 मास की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 1000 रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो हमले में चूंकि आपने कोई कुछ किया ही नहीं है, सिर्फ तैयारी की है, और उसके मन में एक युक्ति संगत आशंका ये पैदा हुई है, बस, इससे ज्यादा तो कुछ हुआ ही नहीं। और वहां भी अपराध के करने में बल का प्रयोग किया, तो अपराध मुख्य बात हुई, अपराध के करने में बल का प्रयोग सहायक बात हुई। क्षति बाधा क्षोभकारित हुआ, और तो कुछ हुआ नहीं, तो इसलिए 3 महीने की सजा काफी है। कहता है 3 महीने की, ठीक है, वो दोनों में, और दोनों में से साधारण कारावास नहीं है, दोनों में से किसी बात के कारावास। कहता है स्पष्टीकरण इस धारा के अधीन किसी अपराध के दंड में कमी गंभीर और अचानक प्रकोपन के कारण न होगी। ठीक है ना, आपको गंभीर और अचानक प्रकोपन उसने नहीं दिया था, लेकिन आपको, आप क्योंकि एक क्रोधी स्वभाव के व्यक्ति हैं, उसने नहीं दिया गंभीर और अचानक, और फिर भी आपको गंभीर और अचानक आ गया। तो इस कारण से अब भले ही आपको विमर्शित और दिखावटी प्रकोपन नहीं आया है, वाकई आया है, वाकई आया है, लेकिन यह आपका दोष है भाई। अगर आप विमर्शित और दिखावटी प्रकोपन प्रदर्शित कर रहे हो तो भी आपका दोष है, और अगर वाकई आपको गंभीर और अचानक प्रकोपन आ गया है, लेकिन इस प्रकोपन का कोई युक्ति संगत संबंध उस व्यक्ति के कार्य से जोड़ा ही नहीं जा सकता जिसके प्रति आप हमला या आपराधिक बल का प्रयोग कर रहे हो, तो भी तो गलती किसकी है? आप ही की तो है। ये ठीक है कि अपना स्वभाव आप लेकर नहीं आए, वो तो आपको मिला है, वो तो आपको मिला है भाई। आपका जन्म भी आपकी इच्छा से नहीं हुआ। वो कहते हैं ना कि लाई हयात आए ले चली कजा चले। हयात माने जिंदगी और कजा माने मौत। ना अपनी खुशी आए ना अपनी खुशी चले। तो आपसे किसी ने पूछा तो नहीं, ये सही है। आपकी जिंदगी, मौत, स्वभाव सब आपको मिले हैं, कुछ भी आपने प्राप्त नहीं किया। ठीक है, ये सही है। तो अगर क्रोधी स्वभाव आपको मिला, वो भी आपको मिला है, लेकिन अगर उसकी तुलना में देखें जिस पर आप हमला कर रहे हो या आपराधिक बल का प्रयोग कर रहे हो, तो आप उसकी तुलना में निर्दोष नहीं दिखते, उसकी तुलना में तो दोषी दिखते हो। अरे भाई, उसने तो बहुत छोटी गलती की। आप गंभीर और अचानक रूप से प्रकोपित हो गए क्योंकि आप क्रोधी हो। तो ये दुर्भाग्य किसका है, उसका या तुम्हारा? ये दुर्भाग्य तो आप ही का है, तो इस दुर्भाग्य का दंड आप ही को मिलेगा। यद्यपि आप गंभीर और अचानक रूप प्रकोपित हो गए थे और फिर आपने उस पर हमला किया, लेकिन वो गंभीर और अचानक प्रकोपन ऐसा नहीं था कि या ऐसी बात पर प्रकट नहीं हुआ था जिस पर वाकई किसी को गंभीर और अचानक प्रकोपित होना चाहिए, लेकिन आप हुए। तो ये दुर्भाग्य आपका है, इस दुर्भाग्य को आप ही भुगतोगे। तो वाकई आपको गंभीर और अचानक प्रकोपन था, विमर्शित और दिखावटी नहीं था। इसके बाद भी आपके दंड में कोई कमी नहीं की जाएगी। ठीक है ना, यही वो अगली बातों में लिखेगा। या फिर वो क्या कर रहा था, अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग कर रहा था और तुम प्रकोपित हो रहे थे। तो भले ही
आप गंभीर और अचानक प्रकोपित हो गए, लेकिन प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग से हुए ना, तो तुम क्या सम्राट होगी, वो तुम मारोगे उसे और वो बदला भी नहीं लेगा। जैसे हमारे यहां एक सज्जन, उन पर आरोप किया कि चाकू मारा है उसने गर्दन में, छोटे बच्चे के, और तर्क दे रहे कि पहले छोटे बच्चे ने उसका डंडा मारा था। वाकई छोटे बच्चे ने डंडा मारा था, लेकिन छोटे बच्चे ने डंडा मारा तुम चाकू मार दोगे? बहुत अच्छे, ठीक है। अरे भाई चाकू मारा, डंडा उसने मारा तो छोटे बच्चे मार ही देते, तो चाकू मारना तो युक्ति संगत नहीं हो सकता। तो वो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग कर रहा था और तुम प्रकोपित हो रहे थे, या वो लोक सेवक था, अपने विधिपूर्ण कार्य का निर्वहन कर रहा था और आप प्रकोपित हो रहे थे। तो भले ही गंभीर और अचानक प्रकोपन था, लेकिन चूंकि आप न्याय संगत आधार पर नहीं है, इसलिए आप वाकई गंभीर और अचानक प्रकोपित थे। इसके बाद भी आपके दंड में किसी प्रकार की कोई कमी ये नहीं होगी। यही स्थितियां यहां लिखी हुई हैं, ठीक है ना, ये आप देख लेंगे, ठीक है ना। इन्हें बहुत पढ़ने की और बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पीछे भी हम लोग उपाधि के साथ, हत्या के साथ इन सब पर बात कर चुके हैं, और स्पष्टीकरण भी कह रहा कि अचानक और गंभीर था या नहीं था, यह तथ्य का विषय होगा। क्योंकि अगर वाकई अचानक और गंभीर था, अगर वाकई अचानक और गंभीर था और आप बिल्कुल ठीक प्रकोपित हुए और आपने हमला किया, तब ये 3 महीने की सजा 1 महीना हो जाएगी। और पिछली जो 348 धारा थी, जो अब कितनी हो गई, लास्ट सेक्शन इसका होगा, जो भी हो अभी आ ही जाएगा, 136, उसके अंतर्गत ये मामला पहुंच जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यहां पर स्थिति क्या है कि गंभीर और अचानक प्रकोपन या तो आपको नहीं था, और अगर था तो असंगत आधार पर था, ऐसे आधार पर था जिस पर गंभीर और अचानक प्रकोपन का फायदा आपको दिया जाना न्याय संगत नहीं है, ठीक है ना। तब उस दशा के लिए उपबंध कौन सा सेक्शन कर रहा, 131, जो पहले 352 करता था, अब कहता है 132। यह सेक्शन पहले कौन सा था, 353। कहता है लोक सेवक को अपने कर्तव्य के निर्वहन से भयोपरत करने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। क्या कहता है, देखेंगे जरा। कहता है जो कोई किसी ऐसे व्यक्ति पर जो लोक सेवक है, ठीक है, लोक सेवक हो, उस समय जब आप वैसे लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य का निष्पादन कर रहा हो, या इस आशय से कि उस व्यक्ति को वैसे लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य के निर्वहन से निवारित करे या भयोपरत करे, या ऐसे लोक सेवक के नाते उसके अपने कर्तव्य के विधिपूर्ण निर्वहन में ऐसे व्यक्ति द्वारा की गई या की जाने के लिए प्रेरित किसी बात के परिणाम स्वरूप हमला करेगा। हमने जानबूझकर इस बेयर टेस्ट को पढ़ा है, और जानबूझकर हम जब कोई काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उस काम के करने के पीछे कोई विचार है, जानबूझकर पढ़ा है। इसलिए पढ़ा है ताकि आपको एक बार फिर से याद दिलाया जा सके कि क्रिमिनल लॉ बिल्कुल जैसे लिखा है बिल्कुल वैसे पढ़ा जाएगा, बिल्कुल जैसे लिखा है। आप उसमें थोड़ी सी भी मिलावट नहीं करेंगे। आपको राइट टू सेल्फ डिफेंस, जो पूर्व में सेक्शन 99 था, वो कहता था कि अगर लोक सेवक, अब कितने में राइट टू सेल्फ डिफेंस, सेक्शन 99, 37, कि अगर लोक सेवक अपने पदाभास में काम कर रहा है, अपने पदाभास में, ठीक है, और सद्भावपूर्वक कर रहा है, सद्भावपूर्वक कर रहा है, तो भले ही उसके लोक सेवक होने में कोई त्रुटि हो, और वो जो काम कर रहा है, जिसके बारे में उसका सद्भावना पूर्वक विश्वास है कि वो ये काम करने की क्षमता रखता है, उस काम को करने की क्षमता उसे न हो, तो भी उसके कार्य के प्रति राइट टू सेल्फ डिफेंस आपको नहीं है। वो राइट टू सेल्फ डिफेंस की बात है, उसे वहीं तक सीमित रखेंगे। उस मापदंड को यहां बिल्कुल लागू नहीं किया जाएगा। अगर यहां व्यक्ति लोक सेवक उस समय नहीं है,
जिस समय उस पर संबंधित व्यक्ति ने हमला किया है या वो जिस काम को कर रहा है वो काम उस लोक सेवक का काम नहीं है, भले ही उसे ये सद्भावपूर्वक विश्वास है कि ये काम मेरा है, ठीक है, और ये व्यक्ति उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग कर दे तो भी ये सेक्शन आकर्षित नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि वो मापदंड वही लागू होगा जहां वो मापदंड लिखा है। यहां इन शब्दों का अभाव है कि लोक सेवक विधिपूर्वक अपने पदाभास में काम कर या सद्भाव पूर्वक अपने पदाभास में काम करना, ऐसा कोई शब्द यहां नहीं लिखा है, ठीक है। इसलिए आप ऐसा शब्द लिखा होना अनुमानित नहीं करेंगे। यहां जो शब्द लिखे वो क्लियर हैं अपने में एकदम। वो कहता है जो कोई किसी ऐसे व्यक्ति पर जो लोक सेवक हो, इसका मतलब होने चाहिए। अब देखिए दो बातें, लोक सेवक तो हैं लेकिन जिस प्रक्रिया से लोक सेवक उन्हें नियुक्त किया जाता है उसमें गड़बड़ है, ठीक है। लोक सेवक हैं, जिस प्रक्रिया से लोक सेवक उन्हें घोषित किया जाता है उस प्रक्रिया में त्रुटि है, तब यह सेक्शन लागू होगा। आप ये नहीं कह सकते कि लोक सेवक नहीं है, लोक सेवक ही नहीं है। अब यह बात अलग हो गई। आप डीएम कब बनते हैं? डीएम मीनिंग देर भाई, आप आईएएस ऑफिसर कब बनते हैं? जब आईएएस क्वालिफाई करें। आपने आईएएस क्वालिफाई कर लिया, प्रोबेशन पीरियड सफलतापूर्वक आपने पूरा कर लिया, लेकिन जो अपॉइंटमेंट लेटर आपको मिला उस पर जो मोहर लगी वो गलत लगी है। आप आईएएस अफसर हैं, नो डाउट। आईएएस अफसर की घोषणा जिस ढंग से की जाती है वो घोषणा उस प्रकार से नहीं है, लेकिन आप आईएएस अफसर हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। आप तत्वतः आईएएस अफसर हैं। अब आपने आईएएस तो किया ही नहीं, ठीक है, आईएएस नहीं किया आपने, और फिर खुद को आईएएस अफसर बता रहे हैं। अब आप आईएएस अफसर नहीं हैं, ठीक है ना। आपने अपने को लोक सेवक प्रदर्शित किया और सामने वाले ने आप पर उस काम को करने के दौरान जो ऐसे लोक सेवक के नाते आप कर सकते थे, ठीक है ना, आप पर हमला किया और आप लोक सेवक थे, लेकिन आपका जो आइडेंटिटी कार्ड था उसे बनाने वाला जो बाबू था वो मूर्ख था, उसने ठीक ढंग से बनाया ही नहीं, ठीक है। इस वजह से प्रदर्शन आप नहीं कर सके, तो भी हमला हुआ है, लोक सेवक पर किया है आपने और दंड मिलेगा। लेकिन लोक सेवक ही नहीं थे और आइडेंटिटी कार्ड रखे हुए थे तो लोक सेवक थोड़ी हो गए, ठीक है। तो है क्या, जैसे लोक सेवक अपनी विधिपूर्ण शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा था, यह एक बात है। लोक सेवक सद्भाव पूर्वक विश्वास करता था कि वो अपने विधिपूर्ण शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा है, यह अलग बात है, ठीक है। इनफैक्ट जो वो काम कर रहा था वो उसकी विधिपूर्ण शक्तियों का इस्तेमाल नहीं था, लेकिन उसे सद्भावपूर्वक यह विश्वास था कि विधिपूर्ण शक्तियों का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, तो उसके इस विश्वास का कोई फायदा, ठीक है, उसे नहीं मिलेगा, ठीक है, उसे नहीं मिलेगा। मीनिंग देयर भाई, उस पर हुआ हमला 352 से, क्योंकि फिर क्या हमला वो लोक सेवक पर नहीं हुआ, ठीक है। लोक सेवक द्वारा विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग किया जा रहा था, उस समय नहीं हुआ, बल्कि एक व्यक्ति पर हमला हुआ, एक व्यक्ति के द्वारा, उस समय जबकि वो व्यक्ति एक काम कर रहा था। और वो तथ्य स्थिति किससे शासित होगी? 352 से, 352 या 131 से। भले ही ये व्यक्ति विश्वास करता था कि ये लोक सेवक है, या ये विश्वास करता था कि हम अपने को विधिपूर्ण शक्ति जो हमें प्राप्त है
उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इनफैक्ट ऐसा नहीं था। और धारा के शब्द सद्भाव पूर्वक काम करने वाले लोक सेवक इसे कोई सुरक्षा प्रदान नहीं करते। यहां सद्भाव पूर्वक कार्य करने वाले लोक सेवक को कोई सुरक्षा ये वर्णित नहीं है, ठीक है ना। अब वो अपनी विधिपूर्ण शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा था, वाकई कर रहा था, वाकई कर रहा था, लेकिन वो विधिपूर्ण शक्ति का इस्तेमाल जिस कागज के आधार पर कर रहा था उस कागज में दोष था, ठीक है ना। और इस कारण से वो काम उसने जिसके प्रति किया उसे यह आशंका पैदा हुई कि यह विधिपूर्ण शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर रहा है और उसने हमला कर दिया, तो मसला 132 में ही रहेगा, क्योंकि कागज में दोष था, कृत्य में दोष नहीं था। इसे हम कंक्रीट फैक्ट सिचुएशन में आपको बताते हैं, तब बात ज्यादा आसान होगी। एक सिपाही जो कि वाकई सिपाही है, वारंट लेकर गया, ठीक है, जो कि वाकई न्यायालय द्वारा जारी किया गया, लेकिन वारंट कौन जारी करेगा? न्यायालय का पीठासीन अधिकारी, ठीक है ना। वारंट जारी करने की शक्ति किसके पास है? बीएनएसएस कहती है पीठासीन अधिकारी के पास है। पीठासीन अधिकारी के द्वारा वो जारी किया गया ये नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट पीठासीन अधिकारी ने ही जारी किया, लेकिन इनफैक्ट पीठासीन अधिकारी जारी कहां करता है? पीठासीन अधिकारी आदेश ऑर्डर शीट जो फाइल की होती है उस पर जारी करता है कि अमुक व्यक्ति अनुपस्थित है, उसके विरुद्ध अजमा एनबीडब्ल्यू जारी हो, यहां जारी किया है पीठासीन अधिकारी ने। पीठासीन अधिकारी आदेश करता है सिर्फ, कहा? आदेश पत्र पे उसने कहा जारी हो। अब उसके इस आदेश के अनुसरण में वो प्रारूप जो सीआरपीसी की सेकंड शेड्यूल में दिया गया है उस प्रारूप के अंतर्गत और अनुरूप रहते हुए न्यायालय के कार्यालय द्वारा, ठीक है, वो एनबीडब्ल्यू बनाया जाएगा, ठीक है ना। और उस एनबीडब्ल्यू पर क्योंकि उसने आदेश किया था तो उस आदेश के प्रतीक के तौर पर हस्ताक्षर कराए जाएंगे पीठासीन अधिकारी के। अब ये एनबीडब्ल्यू बना, ठीक है, विधि की सम्यक प्रक्रिया से। अब इस प्रक्रिया में त्रुटि है। जो सिपाही के पास वारंट है उस पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है, वो बाबू की मूर्खता कारण नहीं, या काम की व्यस्तता है, या अधिकता के कारण नहीं, या भूल चूक से नहीं, लेकिन वो वारंट नहीं है, नहीं कहा जा सकता। वारंट है या नहीं ये ऑर्डर शीट से तय होगा, ठीक है। वारंट है या नहीं है ये ऑर्डर शीट से तय होगा, ये इस कागज से तय नहीं हो सकता। अगर सिपाही सिपाही है और जो वारंट उसके पास है वो वाकई वारंट है, यानी ऑर्डर शीट पर उसके संबंध में एक आदेश मौजूद है, तो भले ही इस वारंट में त्रुटियां हैं, गलतियां हैं, और आपने इस वारंट के निष्पादन में या इस वारंट के निष्पादन के किए जाने की दशा में सिपाही पर हमला किया है, तो आपने लोक सेवक पर उसके द्वारा जब अपनी विधिपूर्ण शक्ति का इस्तेमाल किया जा रहा था तब हमला किया है, ये माना जाएगा, ठीक है ना। अब पलट देते हैं सिचुएशन को। सिपाही है, ऑर्डर शीट पर कोई वारंट नहीं है, ऑर्डर शीट पर कोई वारंट नहीं। अक्सर ऐसा होता है क्योंकि जो अदालतों में काम चलते हैं वो ऐसे ही चलते हैं। उन्होंने कहा एनबीडब्ल्यू बना ले, उन्होंने बना लो, साहब से बाद में जारी करा लेंगे, ठीक है। ऐसे ही चलता काम, ऐसे ही चलता है, ठीक है। जिसे एनबीडब्ल्यू बनाना है उसने कहा बहुत दिनों से यार बना ले एनबीडब्ल्यू, तो दूसरे दिन का बना लो, अभी साहब बैठेंगे तब आदेश करा लेंगे। अब साहब बैठे ही नहीं उस दिन, या आदेश हो ही नहीं पाया, या भूल गए, या कुछ हो गया। अब एनबीडब्ल्यू तो बन गया, सिपाही के पास पहुंच गया, यानी थाने आ गया। अब
एनपीडब्ल्यू ये नहीं है। और अब अगर हमला हो जाए तो 353 या 132 आकर्षित नहीं होगा, 131 आकर्षित होगा। ठीक है ना, क्योंकि राइट टू सेल्फ डिफेंस आपको होगा नहीं 37 के मुताबिक या 99 के मुताबिक, और जो अफेंस बनेगा आके वो 132 या 353 नहीं बनेगा, फिर वो 352 बनेगा। तो हमने जो इसका टेस्ट पढ़ा था वो सिर्फ आपको ये बताने के लिए पढ़ा था कि कानून में सेक्शन बिल्कुल भाषा से निर्धारित होगा। इसका अर्थ यह नहीं है कि आपने सिपाही पर हमला करके अब आप छोड़ दिए जाएंगे, राष्ट्रीय शेर बच्चा पुरस्कार, ये चांदी का मुकुट आपको मिलेगा। पड़ेंगे जूते ही लेकिन कम। ठीक है ना, पड़ेंगे जूते ही लेकिन कम। ठीक है, इसका अर्थ यह नहीं होता। आपके कृत्य की गंभीरता और उसके प्रति दायित्व यह आपके कृत्य से निर्धारित होगा। और विधायिका ने जो लिखा है, क्योंकि यहां सद्भाव पूर्वक ये सब शब्द नहीं लिखे हैं, इसलिए लोक सेवक को लोक सेवक होना चाहिए। वो जिस शक्ति का इस्तेमाल कर रहा है उस शक्ति का इस्तेमाल वाकई कर रहा हो। ठीक है ना, यानी तात्विक तौर पर उस शक्ति के इस्तेमाल में कोई असंगति, कोई विसंगति, कोई कमी, कोई न्यूनता नहीं होनी चाहिए। और फिर आप इस शक्ति प्रयोग के प्रति यदि आपराधिक बल का प्रयोग करते हैं या हमला करते हैं इस शक्ति के प्रयोग के प्रति, तो आप इस धारा के अंतर्गत दोषी हैं। अदरवाइज आप निर्दोष हैं। ये नहीं कहा हमने ये नहीं कहा कि अदरवाइज इससे अन्यथा स्थिति है तो आप निर्दोष हैं। निर्दोष नहीं कहा है हमने, लेकिन आप इस धारा के अंतर्गत दोषी नहीं हैं, यह जरूर कहा है। फिर आपके दायित्व का निर्धारण अन्य धाराओं के आधार पर होगा, और वो दायित्व निर्धारण फिर 131 के अंतर्गत जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका कहता है। और या आपने उसके कर्तव्य से भयोपरत करने के लिए, यानी अगर तुम अंदर घुसे तो गोली मार देंगे। अंदर घुसे, अब आप भयोपरत कर रहे हैं। ठीक है, भयोपरत एक ऐसी फैक्ट सिचुएशन का नाम है जिसमें आप भय उत्पन्न करके दूसरे को किसी काम को करने से विरत कर देते हैं। ठीक है, या यूं कहें विरत कर देने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि वो विरत होगा या नहीं होगा ये उसके साहस पर निर्भर करेगा। ठीक है ना, लेकिन आप ऐसा जरूर करते हैं तो आपके ऊपर इस सेक्शन में कार्रवाई होगी। लेकिन जरूरी है कि आप लोक सेवक भी हों, विधिपूर्ण शक्ति का इस्तेमाल ये भी कर रहे हो, और वाकई विधिपूर्ण शक्ति का इस्तेमाल हो, सद्भाव पूर्वक आप वैसा कर रहे हैं। ये यहां ठीक है, आपके कृत्य को इस धारा, ठीक है, ये यहां आपके ऊपर हमले को इस धारा के अंतर्गत आकर्षित किए जाने योग्य नहीं बनाएगा। ठीक है ना, ये हमें पढ़ाई इसीलिए था और हम आपके दिमाग में ये बैठाना चाहते थे कि वो सारी फैक्ट सिचुएशन राइट टू सेल्फ डिफेंस के लिए है, यहां के लिए नहीं है। ठीक है ना, और अगर आप ऐसा करेंगे तो इस धारा में दोषी नहीं माने जाएंगे, लेकिन अन्य धाराओं में आप दोषी माने जा सकते हैं। ठीक है, तो ये 132। अच्छा, अब ये 133 जो कह रहे हैं ये वो है जो पहले 355 थी। 355 यहां स्थिति क्या है? ठीक है, आप गंभीर प्रकोपन होने से अन्यथा, वो तो नहीं है, आपको गंभीर प्रकोपन नहीं है। ठीक है, और एक मेलाफाइड जो मनोदशा है वो आप में आ गई। हालांकि वो मनोदशा दूसरे के प्रति उतनी गंभीर नहीं है, सिर्फ इतना निरादर करें, निरादर। ठीक है, निरादर क्षति पहुंचाने से, ठीक है, थोड़ी कमतर स्थिति है, लेकिन निर्दोष स्थिति है ये तो नहीं कह सकते, क्योंकि ख्याति है, यह सम्मान, ये निर्लज्जों के लिए
कोई संपत्ति न हो, लेकिन एक सलज्ज और संत पुरुष के लिए उसकी प्रतिष्ठा ही उसके जीवन का आधार है। उसकी प्रतिष्ठा नष्ट हो जाए तो सब कुछ चला गया उसके पास कुछ नहीं बचा। ठीक है, आपको यह जरूर समझना चाहिए अपने जीवन में कि आपकी अपनी शक्ति कहां है। ठीक है, आप दुनिया में हैं, ये दूसरों की नजर में लोकप्रिय ये क्यों हो जाते हो? सबकी शक्ति है वो सुंदरता में नहीं है। केवल जो हीरो हीरोइन है उनकी शक्ति सुंदरता में है। वो जिस दिन खत्म हो जाएगी, ठीक है, उस दिन उन्हें कोई 2 पैसे में नहीं पूछेगा। हमारे एक मित्र हैं एमआर, ऐसी बात चल रही थी, उनका पेट एकदम ठीक है फिट थे वो, तो हमने कहा तुम्हारा पेट तो एकदम अंदर है। बोले अगर हम बेडौल हो जाएंगे तो हमें कोई नौकरी पे नहीं रखेगा। ठीक है, क्योंकि एमआर में थोड़ा स्मार्ट लुक आपका होना चाहिए, ये उस प्रोफेशन की आवश्यक विशेषता में कि नहीं, गलत कह रहे हो तुम। हम तुम्हें ऐसे कई एमआर दिखाएंगे जो बहुत मोटे शरीर के हैं और फिर भी हैं और तुमसे ज्यादा सफल हैं और तुमसे बड़ी कंपनियों में वो हैं। ठीक है ना, फाइजर है, ग्लेक्सो है, कैडिला है, ये बहुत बड़ी दवा कंपनियां मानी जाती हैं। ठीक है, डॉक्टर रेड्डी है। तो हमने कहा तुम जानते ही नहीं एमआर होने के लिए तुम दूसरे को कितना मूर्ख बना सकते हो, यह जरूरी चीज है। तुम दूसरे की कितनी चमचागिरी कर सकते हो और अपना कितना अपमान बर्दाश्त कर सकते हो, यह है। क्योंकि डॉक्टर कहता था निकलो बाहर, अभी नहीं, अभी मत आना। तुम भी ही की तुमने और फिर तुम बाहर खड़े हो गए बेशर्मो जैसे। ठीक है, तो तुम्हें पहचानना होगा तुम्हारी ताकत कहां है। ठीक है ना, हर व्यक्ति की ताकत अलग अलग जगह। लता मंगेशकर देखने में बड़ी सुंदर नहीं थी, उनकी ताकत उनकी आवाज में थी। ठीक है, उन्हें लोकप्रियता उनके गले की वजह से हासिल हुई। ठीक है, वो बड़ी सुंदर नहीं थी, देखेंगे तो वो 7-8 बहनों में कोई भी उतनी सुंदर नहीं। और सभी, चाहे वो उषा मंगेशकर हो, आशा भोसले हो, लता मंगेशकर हो, सभी बड़ी लोकप्रिय हैं। तो आपको यह जानना होगा कि आपकी ताकत कहां है। ठीक है ना, तो निरादर जब आप व्यक्ति का करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो जो कुछ समाज में सम्मान हासिल किए, उस समाज के उसके सामाजिक सम्मान को आप ठेस लगाना चाहते हैं। और कुछ लोगों के लिए सामाजिक सम्मान ये बहुत बड़ी चीज है। हमने आपसे पहले भी चर्चा की कि भगवान राम के जब इस दुनिया से जाने की बात आई है, तो चूंकि उन्हें हमने भगवान माना है, तो इसलिए माना यह गया है कि मृत्यु स्वयं उनसे पूछ रहे हैं कि भाई कैसे चलेंगे आप, तरीका बताइए, उसी तरीके से हम आपको ले चलें। जाना तो है क्योंकि आप मानव रूप में। तो भगवान राम की जब मृत्यु से बातचीत चल रही है, तो उस बातचीत के बीच कोई नहीं आएगा, इस बात की जिम्मेदारी लक्ष्मण को सौंपी गई। और बताते ये हैं कि ऐसी स्थिति निर्मित हुई, क्योंकि वो जाना तो लक्ष्मण को भी है। ठीक है, तो लक्ष्मण को उस वार्तालाप के क्रम में बीच में आना पड़ा और उन्हें मृत्युदंड दिया गया। तो मृत्युदंड लक्ष्मण को कैसे दिया जाए, इस पर चर्चा हो रही है। तो वशिष्ठ यह कह रहे हैं कि लक्ष्मण सत्पुरुष हैं और सत्पुरुष के लिए निंदा ये मृत्यु के समान है। तो लक्ष्मण के इस कृत्य की सिर्फ घोर निंदा कर दी जाए तो मृत्युदंड उन्हें मिल गया है, ऐसा मान लिया जाएगा। लेकिन राम की महानता तो इसी में है कि वे अपने स्वार्थ के लिए, ठीक है, शास्त्र के शब्दों का उपयोग नहीं कर सकते। ठीक है, उनकी महानता तो इसी में है, क्योंकि शास्त्र के शब्द का उपयोग जिस
स्थिति में होना चाहिए, वे उसी स्थिति में शास्त्र के शब्द का उपयोग करेंगे। शास्त्र के शब्द का उपयोग इसलिए नहीं कि लक्ष्मण उन्हें, ठीक है, अपने से अलग नहीं दिखते हैं, ठीक है, उन्हें मृत्युदंड से बचाने के लिए वो शास्त्र का उपयोग नहीं करेंगे, लेकिन ठीक है, इसलिए उन्होंने उन्हें कहा कि नहीं भाई मरना ही होगा। तो हम आपको यह बताना चाहते हैं कि निरादर ये बहुत बड़ी बात है कुछ लोगों की नजर में, ठीक है, कुछ लोगों की नजर में निरादर ये बहुत बड़ी बात है, कुछ की नजर में कुछ नहीं। बोले कि क्या हुआ, जूते खाए तो क्या, अंदर वो कहे ना कि 100 जूते खाएंगे, तमाशा घुस के देखेंगे। तमाशा तो घुस के देखा, 100 जूते खाए तो क्या, ठीक है। आप देखें ना प्राइम मिनिस्टर के साथ फोटो अक्सर अपलोड करते हैं, तो आप क्या सोचते हो, बड़ी आसानी से प्राइम मिनिस्टर के साथ सेल्फी हो जाती है। उनके पास अड़ोस पड़ोस एनएसजी रहती है, वो उनके निकट भी किसी को नहीं जाने देते। तो 20 लाते खाइए, 20 जूते खाइए, तब जाकर कहीं एक सेल्फी की जुगाड़ हो पाती है, ठीक है ना। जब प्राइम मिनिस्टर आते हैं तो एक उनके साथ मंच पर कौन कौन होगा उसकी लिस्ट होती है पहले से, और वो सिर्फ 5-6 लोग होते हैं जो उनके साथ रह सकते हैं, बाकी कोई रह ही नहीं सकता। लेकिन आप फोटो तो देखेंगे बहुत सारे लोग प्राइम मिनिस्टर के साथ होंगे, तो वो तो आसानी से थोड़ी होते हैं। तो कुछ को निरादर की कोई चिंता नहीं, लेकिन बहुतों को होती है। तो कहता है कि अगर आपने गंभीर प्रकोपन होने से अन्यथा किसी व्यक्ति का निरादर करने के आशय से उस पर हमला किया है, तो सामान्य व्यक्तियों के लिए, ठीक है, क्योंकि प्रतिष्ठा एक संपत्ति होती है, इसलिए वे इसको बुरा मानेंगे। कुछ बेशर्म टाइप के लोग समाज में हो सकते हैं जो इसको बुरा न माने, तो कानून तो सामान्य व्यक्ति को देखकर निर्धारित होगा। तो इसलिए पूर्व की धारा 355 और वर्तमान में 133 कहता है गंभीर प्रकोपन होने से अन्यथा किसी व्यक्ति का अनादर करने के आशय से उस पर हमला या, ठीक है, आपराधिक बल का प्रयोग और सजा 2 साल। क्योंकि अब सिर्फ हमला या आपराधिक बल प्रयोग नहीं है, बल्कि एक दूषित मनोस्थिति आपके अंदर एक अग्रावेटिंग सर्कमस्टांस और आ गई। वो कौन सी, कि दूसरे का निरादर करेंगे। तो ये भले ही उपाधिकारित करने आदि से कमतर है, लेकिन पीछे वर्णित, ठीक है, यानी 131 में जो स्थिति बताई गई है उससे गुरुतर ये तो है ही है, उससे ज्यादा ये तो है ही है। इसलिए वहां 3 महीने, यहां 2 साल। आगे कहता है किसी व्यक्ति द्वारा ले जाई जाने वाली संपत्ति की चोरी के प्रयत्नों में हमला। चोरी के प्रयत्नों में, अगर चोरी करने में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग हो जाएगा तो हो सकता लूट हो जाए, लूट का प्रयत्न हो जाए। चोरी करने में, चोरी का प्रयत्न करने में, ठीक है, डराया, ठीक है, इसलिए कि आपका कुंडल खींच लें, दौड़े हम इताचित है। जब दौड़े तो आपको यह आशंका तो हो ही जाएगी कि आपराधिक बल का प्रयोग करने वाले हम, और हमने कुंडल पर हाथ मारा, कुंडल नहीं आया हाथ में, कुंडल आ जाए हाथ में, ठीक है, तब तो लूट हो जाए, ठीक है, कुंडल नहीं आया हाथ में, लेकिन हम दौड़े, कुंडल छीन लेने के आशय से, कुंडल पर हाथ भी नहीं मारा, लेकिन ये कहा कि देखो मौका अच्छा है, कुंडल इसकी लागत तोड़ लो, और दौड़े। अब भी हमला हुआ है या आपराधिक बल का प्रयोग हुआ है, चोरी करने के प्रयत्न में, चोरी नहीं हुई है अभी, चोरी करने का प्रयत्न हो रहा है, ठीक है। तो कहता है जो कोई किसी व्यक्ति पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग, अच्छा कहां है ये, जो कोई किसी व्यक्ति पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किसी ऐसी संपत्ति के चोरी करने के प्रयत्न में करेगा जिसे वह व्यक्ति उस समय पहने हुए है, ठीक है, पहने हुए या लिए जा रहा है, ठीक है, वो दोनों में से किसी बात के कारावास से, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, क्योंकि चोरी भी नहीं हुई, कुछ हुआ ही नहीं, हुआ जो वो केवल हमला और आपराधिक बल का प्रयोग है। लेकिन आप किसी व्यक्ति द्वारा पहनी हुई या ले जाई जा रही संपत्ति छीनने का प्रयास कर रहे हैं, तो यह सामाजिक शांति के लिए अच्छी स्थिति नहीं है, ये गंभीर स्थिति, इसलिए आपको यहां दंड मिलेगा जो 131 से ज्यादा है, 2 साल, ठीक है। फिर कहता किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध
करने के प्रयत्नों में, सदोष परिरोध कर नहीं पाए, करने के प्रयत्नों में पकड़ लो, कहीं जाने ना पाए, इतना कहकर आपने हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया, पकड़ नहीं पाए, ठीक है, तो भी मसला तो इसके अंतर्गत आ ही गया और फिर आपको दंड तो मिलना चाहिए, भले ही बहुत ज्यादा न मिले। तो कहता है जो कोई किसी व्यक्ति पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग उस व्यक्ति का सदोष परिरोध करने का प्रयत्न करने में करेगा, वो दोनों में किसी मात कारावास जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी, क्योंकि सदोष परिरोध ही अपने आप में बहुत बड़ी चीज नहीं होती, क्योंकि वहां सिर्फ स्वतंत्रता की हानि होगी और कुछ नहीं होगा। और जो अंतिम सेक्शन है, जो पहले क्या था 358, ठीक है, कहता है कि गंभीर और अचानक प्रकोपम दिया किसने, जिसके प्रति हमला किया गया, उत्तर दिया यानी वाकई उसने कुछ ऐसा किया है जिससे एक युक्त संगत मनुष्य भी गंभीर और अचानक प्रकोपित हो जाएगा। तो फिर भले ही आपको गंभीर और अचानक प्रकोपित नहीं होना चाहिए, किसी के भी किसी कार्य से और किसी पर कोई हमला नहीं करना चाहिए, लेकिन वही सारी चीजें मानवोचित क्षमता के अंतर्गत देखी जाएंगी। तो अगर आपने ऐसा कर दिया, उसके गंभीर और अचानक प्रकोपन देने पर उसके प्रति, अर्थात आपने उसके प्रति हमला या आपराधिक बल का प्रयोग कर दिया, तो एक न्याय संगत आधार आपके दंड में कमी किए जाने के लिए उपलब्ध है। और यह सेक्शन जस्ट रिवर्स 131 का है, यह पूर्व में 352 का जस्ट रिवर्स है, और वहां 3 महीने की सजा और यहां 1 महीने की सजा ये आपके लिए रखी जाएगी, वो भी शायद यहां साधारण कारावास, वहां दोनों में से किसी बात का कारावास है, यहां सिर्फ साधारण है, ठीक है, ये स्थिति रहेगी। तो ये हमला बल और आपराधिक बल, कल हम लोग विपणन और अपहरण पर बात करेंगे, देखेंगे।